हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल पढ़ के तो आपने देख ही लिया होगा कि वीडियो का टॉपिक जो आज होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो दैट इज हाउ टू बिकम अ नर्स इन यूके। तो इसके लिए मैंने इनवाइट किया एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है यंकिता एंड वो पिछले 1 साल से यूके में रह रही है एंड यहाँ पे वर्क कर रही है एज अ मेंटल हेल्थ नर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So, hello, Yankita. Welcome to my channel, and thank you for coming and doing this video with me. Hi, thank you for inviting me. Okay, तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि आपको जब यूके आना होता है एज अ नर्स फ्रॉम इंडिया तो आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, मतलब व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू बिकम अ नर्स और वर्क एज अ नर्स इन यूके। Basic requirement to work in UK is usually the undergraduation, that is your BSc nursing. और अगर आपको स्पेशलिटी में जाना है और अगर आपके पास मास्टर्स है तो इट्स ऑब्वियसली मोर वैल्यूएबल. बट हाँ, अगर आपके पास खाली बीएससी है दैट्स इनफ. ओके। एंड अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस की तो एक्सपीरियंस चाहिए होता है या फिर विदाउट एक्सपीरियंस भी आप आ सकते हो वर्क करने के लिए। तो वो डिपेंड करता है. यूके में डिफरेंट ट्रस्ट होते हैं एनएचएस के अंडर, जो कि है नेशनल हेल्थ सर्विसेज. उसके अंदर डिफरेंट ट्रस्ट होते हैं, हर ट्रस्ट की अपनी पॉलिसी है. कई लोग एक्सपीरियंस के बिना भी ले लेते हैं, कई लोग एक्सपीरियंस के साथ लेते हैं. बट मेरी एडवाइस ये रहेगी कि एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस लेके आओ, तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ जाती है. मतलब इंटरव्यू ज्यादा मिलते हैं और जॉब वैकेंसी ज्यादा ज्यादा वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो. बट मेरे ओके केस में मैं खुद नहीं लेके आई थी. मेरे केस में मैंने बीएससी के बाद एमएससी किया. बट मुझे जो जॉब मेरी मेरी जॉब मिली थी वो मेरी एमएससी के बेसिस पे मिली थी. तो एमएससी के बेसिस पे भी मिल जाती है. ओह दैट्स ग्रेट। बट आई डू एग्री बिकॉज अगर आपको कहीं पे आना है और ऊपर से आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए तो अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपनी कंट्री में भी हो तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। मतलब आप आई ज्यादा एग्री अच्छे से है. काम, हाँ, ज्यादा अच्छे से आप लोग काम कर पाओगे तो वही है। वो देन तो है. द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे व्यूअर को होता है, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो लाइक जॉब्स के लिए? कोई जॉब पोर्टल है लाइक कॉमन या फिर कैसे, या एजेंसी के थ्रू जाना चाहिए? मतलब आप क्या बोलोगे इस चीज के बारे में? तो पर्सनली तो मैं एजेंसी के थ्रू गई थी. मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो यहाँ पे ऑलरेडी थे, मैंने उनसे पूछा. बहुत ज्यादा एजेंसीज हैं ऑनलाइन जो मिल जाएंगी. एंड दे दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट. वो बिल्कुल आपसे पैसा चार्ज नहीं करते हैं. एंड दे डायरेक्टली आपका सीवी लेके वो डायरेक्टली ट्रस्ट से आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवा देते हैं. या फिर आप ऑनलाइन भी देख सकते हो. ट्रस्ट बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनकी वेबसाइट्स पे. और कुछ कुछ फेसबुक वगैरह पे उनकी वेबसाइट, लिंक्डइन वगैरह पे होती है, फेसबुक पे होती है उनकी एडवर्टाइजमेंट्स. तो आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो. बट एजेंसी के थ्रू जाना ज्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि उन्हें पता है कौन सा ट्रस्ट अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सी जगह अच्छी है, कौन सी बुरी है. तो आई थिंक दैट्स द बेटर वे. Okay. So would you name any of the agency like? ज्यादा तो आई डोंट नो, बट आई जस्ट नो 1 or 2 एजेंसीज फ्रॉम केरला. One is Envertis, जिसके through I applied. Second is Global Nurse Force. So these are very well-known agencies which send people abroad, but I don't know more about them. Okay. एंड जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो है कि जैसे जर्मनी में क्या होता है कि लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक वी हैव टू लर्न जर्मन बिकॉज हमारा जो जॉब प्रोफाइल है या वी वर्क विथ लाइक पेशेंट्स विद पीपल, तो वी हैव टू कम्युनिकेट इन लोकल लैंग्वेज और जो भी लैंग्वेज वो लोग बोलते हैं। तो मतलब ऑब्वियसली यूके में भी होता है, इंग्लिश का होता है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए यहाँ पे 2 एग्जाम्स रहते हैं. पहला आइल्स और दूसरा ओईटी. जो ओईटी इज बेसिकली रिलेटेड टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए ही इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम है. पर मैंने वो एग्जाम नहीं दिया था, मैंने आइल्स दिया था, विच इज फॉर एवरीवन हु वांट्स टू कम टू यूके. एंड आइल्स में यहाँ पे जो स्कोरिंग है उसमें होता है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग. एंड चारों के चारों में आपको 7 ईच है. बट राइटिंग में यू कैन इवन स्कोर 6.5, वो भी चलता है. I gave IELTS because IELTS is a little cheaper than OET. बट हाँ, दोनों दो दोनों का ही अपना प्रोज एंड कॉन्स है.
ओके। um, तो यही इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है कि आपको उतना स्कोरिंग चाहिए. इफ यू स्कोर लेस देन दैट यू कैन नॉट गिव फर्दर नर्सिंग एग्जाम्स for registration unless and until you clear your language exam. ओके ओके। और रजिस्ट्रेशन का क्या सीन होता है? मतलब रजिस्ट्रेशन वैसे करवाना पड़ता है जिस भी कंट्री में आप जाते हो, लाइक कंट्रीज अगर आप चेंज करते हो फॉर वर्किंग, तो एक कंट्री से अगर आप दूसरी कंट्री में मूव हो रहे हो तो यू हैव टू गेट द न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट कंट्री। तो मतलब उसका क्या प्रोसेस रहता है? तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन काउंसिल है, जैसे अपने इंडिया में होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट रजिस्ट्रेशन, जो हमारे स्टेट काउंसिल रहते हैं, यहाँ पे होता है एनएमसी, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल. तो जो नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल है उसकी रजिस्ट्रेशन आप इंडिया में शुरू कर सकते हो. इंडिया में उस स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. स्टेप 1 में आप अप्लाई करते हो, स्टेप 2 में वो आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं. जैसे कि आप कहाँ पे रजिस्टर्ड हो, आपकी पुरानी रजिस्ट्रेशन कितने साल हो गई है, आप कहाँ से पढ़े हो, वो आपका सब बैकग्राउंड चेक होता है. उसके बाद यहाँ आके अगर आपको एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करना है तो उसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम जिसको ऑस्की बोलते हैं. वो क्लियर होने के बाद ही आपको आपका रजिस्ट्रेशन पिन मिलता है. जैसे कि हमारा आरएन नंबर होता है इंडिया में, सेम टू सेम रजिस्ट्रेशन पिन मिलता है. उसके बाद आप यहाँ पे एज अ नर्स काम करना शुरू कर सकते हो. अच्छा, तो उससे पहले मतलब यू हैव टू लर्न और उसके लिए प्रिपरेशन करना, और जब तक एग्जाम नहीं दोगे तो तब तक यू विल प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम। ओके हाँ, ओके। तो उस प्रिपरेशन के लिए भी यहाँ पे जब आप आते हो आपका ट्रस्ट ही आपके लिए ऑर्गेनाइज करते हो प्रिपरेशन. 1 महीना आपको उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, आपको ट्रेनर अपॉइंट होता है एंड आपका स्टे वगैरह सब कुछ ट्रस्ट प्रोवाइड करता है. और वो आपको 1 महीना पूरी प्रिपरेशन करवाते हैं. आपके एग्जाम का पेमेंट सब कुछ ट्रस्ट की तरफ से होता है. आपको बस तैयारी करनी है, जाना है, एग्जाम देना है. प्रैक्टिकल एग्जाम रहता है, देना है, क्लियर करते ही विद इन अ वीक और टू आपका पिन आ जाता है एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग एज ए नर्स. ओके। मतलब बस 1 महीना ही लगता है? वैसे आपको कितना टाइम लगा? मतलब 1 मंथ में हो जाता है वो टेस्ट जैसे आप दोगे तो उसके बाद क्लियर हो जाता है? क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट क्या होता है, मैं मेंटल हेल्थ का बता सकती हूँ क्योंकि मैंने जनरल ऑस्की तो दी नहीं, अडल्ट ऑस्की तो दी नहीं थी, मैंने मेंटल हेल्थ की ऑस्की दी थी. डिपेंड करता है, यूके में 4 सेंटर होते हैं ऑस्की के, डिपेंड करता है आपको कौन सा सेंटर मिल रहा है. कई सेंटर्स पे आसान होता है, कई सेंटर्स पे मुश्किल होता है. और बट हाँ, इतना मुश्किल नहीं होता है कि आपको इतना टाइम लगे. और आपको आई थिंक 3 अटेम्प्ट मिलते हैं क्लियर करने के लिए, कि अगर आपका पहले अटेम्प्ट में नहीं हो रहा आप दोबारा रीअप्लाई कर सकते हो, दूसरे में नहीं हो रहा फिर रीअप्लाई कर सकते हो, अगर तीसरे तक भी नहीं हुआ तो आपको दोबारा से पूरी प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी, बिल्कुल फ्रॉम द बेसिक्स. ओके ओके। एंड अगर हम बात करें जैसे आपका जब इंडिया से आप आते हो, मतलब ये तो आपका आने के बाद का प्रोसेस है कि आप ऑस्की देते हो और रजिस्ट्रेशन लेते हो, तो उससे पहले एक्चुअली एक पॉइंट था जो कि मैंने नहीं डिस्कस किया बट अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो मैं ये बोल रही थी जैसे आप इंटरव्यूज देते हो लाइक हॉस्पिटल जॉब्स के लिए, मतलब कौन से हॉस्पिटल में, या फॉर एग्जाम्पल आपको ओल्ड एज होम में काम करना है, तो उसके इंटरव्यू का क्या प्रोसेस रहता है? मतलब वो एजेंसी आपके लिए करवाती है, मतलब इंटरव्यूज हेल्प करती है आपको, या फिर आप खुद लाइक आपने किया था अपने आप से? नहीं, तो उसके लिए क्या रहता है, एजेंसी ही आपको बताएगी कि वो आपके लिए डिफरेंट हॉस्पिटल्स ढूंढ के लाएगी कि ये हॉस्पिटल्स आपके लिए सूटेबल हैं और उनकी रिक्वायरमेंट और आपकी रिक्वायरमेंट मैच करती है. और फिर अगर आप हाँ बोलते हो तो वो आपके लिए इंटरव्यू शेड्यूल करवा देते हैं. वो यूजुअली ऑन ऑन कॉल इंटरव्यू रहता है एंड इंटरव्यूज आर वेरी इजी, ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, वो बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछते हैं. और दैट्स ऑल. आई मीन आपको एक ऑनलाइन इंटरव्यू देना है, पर अगेन इंटरव्यू से पहले आपको अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एग्जाम देना पड़ता है. अगर आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एग्जाम क्लियर नहीं है तो कोई भी एजेंसी और कोई भी ट्रस्ट आपका इंटरव्यू नहीं लेगा. ओके। हाँ, क्योंकि फिर उनको चाहिए होगा ना कि एटलीस्ट बंदा अगर उसके पास एक लाइक सर्टिफिकेट है, क्योंकि ऐसे तो हम बोल सकते हैं कि या वी कैन स्पीक इंग्लिश या कुछ भी, बट एक उनका जो लेवल है उस लेवल पे आने के लिए उनको कुछ तो प्रूफ चाहिए होगा, तो तभी यू आर अलाउड टू टू गिव द इंटरव्यू। एग्जैक्टली. ओके ओके। एग्जैक्टली. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट वीजा प्रोसेस या वीजा। तो वीजा प्रोसेस की पहले तो रिक्वायरमेंट की मैं बात करना चाहूंगी कि रिक्वायरमेंट्स में मतलब आप मतलब जो भी जैसे आपके क्वालिफिकेशंस हो गए या प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया इंग्लिश का, उसके अलावा भी ऐसे कुछ पर्टिकुलर या कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जिसके आप जिसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो टू अप्लाई द वीजा? तो वीजा के लिए यहाँ पे आने से पहले
आपको सबसे पहले मैंने बताया जैसे कि आपको आइल्स या फिर ऑस्की देना पड़ता है। आप साइमल्टेनियसली इंटरव्यू देते हैं, साइमल्टेनियसली आपको एक एग्जाम होता है सीबीटी, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा वीजा से पहले, नहीं तो आप वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट आप दोगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट अगर आपका उसी टाइम आपका रिजल्ट आ जाता है ऑन स्क्रीन, जब आपका वो टेस्ट क्लियर हो जाता है उसके बाद आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो। और वीजा से पहले भी एक चीज होती है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो जब तक आपको आपका ट्रस्ट जो बुला रहा है यूके में, वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, या अगर वो आपको लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप नहीं भेज रहा है, आप वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको अपने वीजा के पेपर्स के साथ वो लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप अटैच करना पड़ता है। और जब वो मिल जाता है उसके बाद इट्स नॉट नॉट अ बिग प्रॉब्लम। एंड मोस्ट ऑफ द ट्रस्ट यहाँ पे क्या करते हैं, आपके वीजा का खर्चा खुद उठाते हैं। तो आपके वीजा का, आपके आइल्स के एग्जाम का, या जो भी आपका इंग्लिश का एग्जाम आप दे रहे हो, आपके सीबीटी के एग्जाम का, तो आप जितने भी एग्जाम दे रहे हो उनकी सबकी फीस और वीजा का खर्चा यूजुअली ट्रस्ट खुद से पे करते हैं, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। और मेरे केस में क्या हुआ था, मेरे केस में मेरे ट्रस्ट को बहुत जल्दी थी कि मैं यहाँ पे आ जाऊं, तो उन्होंने मेरे लिए प्रायोरिटी वीजा अप्लाई करवा दिया था। तो मुझे 3 दिन के अंदर अंदर वीजा मिल गया था। 3 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करने के बाद मिल गया था, and मैं यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर अंदर आ गई थी। वाओ, बट दैट्स ग्रेट। हाँ, यूजली यूजली बट वीजा में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। क्योंकि 3 डेज का जो मतलब टाइम है ये तो बहुत ही शॉर्ट है, मतलब शॉर्टेस्ट मतलब टाइम ड्यूरेशन मैंने आज तक सुना है किसी का कि 3 दिन में वीजा मिल गया। मतलब दैट्स रियली नाइस ऑफ देम कि उनको इतनी जल्दी भी थी और मतलब उन्होंने करवा भी दिया इतनी जल्दी काम, है ना। तो आपने जैसे वीजा प्रोसेस के ड्यूरिंग आपने ये बात करी सीबीटी एग्जाम की, लाइक सीबीटी मैंने एक वर्ड सुना, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करना चाहो, लाइक शॉर्ट में ही कि सीबीटी क्या होता है। सीबीटी इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट। वो आपके नर्सिंग बेस्ड, जैसे हमारा नॉर्सेट होता है इंडिया में, नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं, सिमिलरली एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम रहता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका पूरा न्यूमेरिकल एग्जाम होता है, जिसमें आपके सिर्फ ड्रग कैलकुलेशंस होते हैं। एंड यू हैव टू, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर बट मोस्ट प्रोबेबली यू हैव टू क्लियर, यू हैव टू गेट 14 आउट ऑफ 15 स्कोर। और पार्ट बी होता है, वो आपके नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे कि मैंने मेंटल हेल्थ सीबीटी दिया था, तो मेरे क्वेश्चन सिर्फ साइकाइट्री रिलेटेड थे और एक दो जनरल हेल्थ थे। बट जो लोग अडल्ट देते हैं उसमें वही मेड सर्ज और एडल्ट नर्सिंग के क्वेश्चंस रहते हैं। एंड आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, यू हैव टू स्कोर 90% इन टोटल, इंक्लूडिंग पार्ट ए एंड पार्ट बी। एंड जैसे ही आप प्रेस करते हो कि हाँ हो गया, immediately result comes on your screen to show pass or fail. तो लकीली पास था। लकीली पास था, बट हाँ, दैट सीबीटी। ओके अंकिता, नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क यू दैट आप जैसे मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हो, मतलब साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, तो वहां पे वर्कलोड आपका कैसा रहता है? जैसे मेरे को ये भी पूछना है कि आपको क्या क्या जो टास्क होते हैं वो करने पड़ते हैं डेली बेसिस पे, मतलब पेशेंट केयर ओरिएंटेड है या फिर जैसे इंडिया में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है कि इंडिया से जो भी नर्सेस आती है तो उनको ये थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि इंडिया में ज्यादातर हम लोग मेडिकल से रिलेटेड ज्यादा काम करते हैं, लाइक मेडिसिन ओरिएंटेड काम है या फिर प्रोसीजर्स होते हैं बहुत ज्यादा। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पेशेंट केयर हमें ज्यादा देनी पड़ती है, तो यूके में भी क्या ऐसा होता है या फिर कैसा होता है वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे भी सेम है। नर्सिंग काफी, काफी तो नहीं, थोड़ी सी इंडिया से डिफरेंट है। पहली चीज तो आई वर्क ओनली 3 days a week, बट आई हैव टू वर्क 12 hours पर डे। तो भले ही मैं हफ्ते में 3 दिन काम कर रही हूँ, पर एक दिन में मुझे 12 घंटे काम करना पड़ता है, जिसमें मुझे 1 घंटे का पेड ब्रेक मिलता है। उसके अलावा बर्डन डिपेंड करता है आप कौन से वार्ड में हो और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे कि मैं पर्टिकुलरली आई वर्क इन अ साइकाइट्री हॉस्पिटल, उसमें भी आई वर्क इन अ अक्यूट वार्ड। तो मेरे वार्ड में 22 पेशेंट हैं, एंड कभी कभी होता है कि मैं अकेली नर्स हूँ या मेरे साथ एक या दो नर्स होती हैं। बट थैंकफुली यहाँ पे ये सिस्टम बहुत अच्छा है कि यहाँ पे सपोर्ट वर्कर्स रहते हैं, जो हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। और अडल्ट नर्सिंग का तो मुझे पता नहीं है, बट मेंटल हेल्थ में ऐसा होता है कि इट्स टोटली पेशेंट ओरिएंटेड। मेडिकेशन तो मतलब आप, ठीक है, आप एक बार मॉर्निंग में दे रहे हैं मेडिकेशन, एक बार लंच टाइम में दे रहे हैं, और एक बार टी टाइम में दे रहे हैं, नाइट टाइम में नाइट स्टाफ देता है। बट उसके अलावा पूरा दिन इट्स जस्ट पेशेंट ओरिएंटेड। और यहाँ पे रिस्पेक्ट बहुत है।
सबसे ज्यादा अच्छा पॉइंट मुझे यूके का यही लगा था कि आपकी रिस्पेक्ट बहुत है, और इट्स क्लियर व्हाट यू हैव टू डू, मतलब बाउंड्री सेट है कि एज अ नर्स यू हैव टू डू दिस, एज अ डॉक्टर यू हैव टू डू दिस, एज अ सपोर्ट वर्कर यू हैव टू डू दिस। तो पूरा टीम साथ में मिलकर काम करता है। एंड बेसिकली आप थेरेपीज भी करते हैं, जो जो थेरेपीज आपको सिखाई जाती है, जैसे कि आप टॉकिंग थेरेपी कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आपको वही मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस करने होते हैं, केयर प्लान बनाने होते हैं। जो इंडिया में हम केयर प्लान एज अ स्टूडेंट हमें जो बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, यहाँ पे कंपलसरी होते हैं बनाने के लिए। तो हमें वो केयर प्लान्स बनाने पड़ते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस करनी पड़ती हैं, हिस्ट्री टेकिंग करनी पड़ती है, रिकॉर्ड मेंटेन बहुत ज्यादा है। इंडिया में हमारा क्या होता था, बेसिक फोकस होता था फिजिकल हेल्थ पे या मेडिकेशन पे। यहाँ पे हमारा मेन फोकस है डॉक्यूमेंटेशन पे और पेशेंट पे। तो वो है। आफ्टर लाइक हियरिंग यू, आई वुड से कि आपको मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करके मेंटल जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, मतलब फिजिकल के कंपैरिजन में, ऐसे मेरे को लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन और मतलब बहुत सारा जैसे होता है ना, डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ भी छोड़ हम्म। दे रहे हो उसमें कोई भी डिटेल, तो फिर बाद में आपको फिर ऑब्वियसली सुनने को मिलेगा कि आपने डिटेल्स नहीं भरी है या कुछ भी है, तो स्पेसिफिकेशन मतलब उसमें देखनी पड़ती है। सिग्नेचर इवन टाइमिंग्स बहुत मैटर करती है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही डॉक्यूमेंटेशन का है कि अगर आपसे एक छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो आपका नर्सिंग पिन या फिर आपका आरएन नंबर रिस्क पे रहता है। तो उस चीज के लिए ओके। आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। ओके यार, दैट्स रियली रिस्की। मतलब इसमें तो फिर बंदे को सच में ही प्रेशर होगा कि भाई कुछ भी कर रहे हम्म, हैं तो ध्यान से करना पड़ेगा, वरना तो फिर मतलब उस पे बात आ जाएगी ना, लाइक आपकी रजिस्ट्रेशन मतलब वो होने में, लाइक वो ले जाएंगे ये या तो फिर जो है, भी है जॉब चली जा सकती है मतलब। ये तो है। ओके। तो मेरा एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, लाइक जैसे आप काम कर रहे हो, तो अभी आप एज ए नर्स अगर वहाँ पे काम कर रहे हो, तो इसमें प्रमोशन के चांसेस क्या होते हैं, मतलब कितने होते हैं प्रमोशन के चांसेस, या कितने दिनों में प्रमोशन होता है, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 2 ईयर? ऐसा कोई टाइम पीरियड यहाँ पे सेट नहीं है, एज पर एज आई नो। मुझे भी ज्यादा मतलब पता नहीं है, बट जितना मुझे पता है टाइम पीरियड ऐसा सेट नहीं होता, यहाँ पे बैंड्स होते हैं। तो जैसे कि व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग एज अ नर्स, यू आर अ बैंड 5। बट आप जब यूके आते हैं, और जब आपको ट्रस्ट लेके आता है और जब आपके पास अपना आरएन नंबर नहीं होता है, तो यू स्टार्ट वर्किंग एज अ बैंड 4। बैंड 4 इज बेसिकली सपोर्ट वर्कर। और जिस दिन आपको आपका पिन मिल जाता है, उस दिन से आप यू कैन स्टार्ट वर्किंग एज अ रजिस्टर्ड नर्स, जो कि बैंड 5 होती है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि यू आर एलिजिबल इनफ और यू आर कैपेबल केपेबल इनफ टू बी अ बैंड 6, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको वैकेंसी दिखती है। मे बी आपके खुद के हॉस्पिटल में या आपके खुद के वार्ड में अगर कोई वैकेंसी है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट हैव टू गिव वन इंटरव्यू। एंड अगर आपको, मैंने ऐसे भी इंस्टेंसेस देखे हैं कि किसी ने सिर्फ 4 महीने या 3 महीने बैंड 5 की तरह काम किया है, एंड देन दे डायरेक्टली अप्लाई फॉर बैंड 6। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू बी अ बैंड 6। बैंड 6 के बाद बैंड 7 होता है, 8 होता है। बैंड 8 इज द लास्ट बैंड, दैट्स द सीनियर मोस्ट। एंड बैंड 8 में भी फिर डिफरेंट डिविजन होते हैं। तो डिपेंड्स कि अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है और आप अप्लाई करना चाहो, तो आप कर सकते हैं। ओके। So, Yankita, my next and the most famous and common question from my viewers is कि सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप एज अ नर्स इन यूके? तो सैलरी डिपेंड्स ऑन व्हाट बैंड यू आर। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि बैंड 5 बैंड 6। तो इनिशियली जब नर्स शुरू करती है बैंड 5, तो उसकी सैलरी जब मैंने ज्वाइन किया था, इट यूज टू बी 28,000 समथिंग पर ईयर। एंड अब आई थिंक एनएचएस की स्ट्राइक रही पूरे साल, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा है। तो अब हो गया है आई थिंक 30,000 पर ईयर, जिसमें से 20% फिर ज्यादा ही टैक्स में चला जाता है, फिर भी कट कटा के सही आ जाता है अकाउंट में। प्लस अगर आप ओवर टाइम करते हो या फिर अगर आप बैंक शिफ्ट करते हो, मतलब बैंक शिफ्ट आर द शिफ्ट विच यू डू डिफरेंटली, मतलब किसी और हॉस्पिटल, अपने हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हो, किसी और हॉस्पिटल में भी जाके काम कर रहे हो। तो अगर आप बैंक शिफ्ट करते हो या फिर अगर आप सैटरडे संडे काम करते हो या फिर आप नाइट्स करते हो, तो उस हिसाब से आप अपनी सैलरी और इंक्रीज करवा सकते हो, तब आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो मतलब सेविंग्स हो जाती है आफ्टर योर एक्सपेंसेस, या मतलब नहीं होती, कोई चांस नहीं है?
टू बी ऑनेस्ट इंडिया से तो ज्यादा ही सेविंग्स हो जाती है, बट जैसे डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मुझे तो पैसे उड़ाने का शौक है, मुझे बाहर खाने का बहुत ज्यादा शौक है। तो बट अगर कोई है हाँ जो पैसे बचाना चाहते हैं या फिर अ, यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि यू कैन अर्न मोर देन योर इनकम। So if you work more, you get more. Simple as that. Okay, nice. एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी लाइक कि अगर आप जो भी आपका प्रोसेस था, जो भी आपका जॉब प्रोसेस था, जो भी हमने अभी तक डिस्कशंस किए, जो भी पॉइंट्स हमने अभी तक लाइक एक्सप्लेन किए आपने, तो इसमें से सबसे चैलेंजिंग आपको कौन सा स्टेप लगा, मतलब पूरे होल प्रोसेस में? लाइक बी इट बी लैंग्वेज और मतलब कोई भी लाइक वीजा प्रोसेस, या फिर आपको इन स्टेप्स में से कौन सी चीज सबसे चैलेंजिंग लगी? टू बी ऑनेस्ट ये प्रोसेस बहुत सुनने में बहुत चैलेंजिंग लगता है, सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। एवरीथिंग कैन बी डन इन मंथ्स इफ यू आर कंसिस्टेंट विद डूइंग ऑल ऑफ इट टुगेदर। हाँ थोड़ा सा होता है कि आप जब यूके में नए आते हैं उसके बाद मुझे थोड़ा चैलेंजिंग लगना शुरू हुआ, उससे पहले आई वाज ओके। बट यहाँ आने के बाद जब आपको औस्की का एग्जाम देना होता है, and though exam is very easy, I don't want to terrify anyone, it's just a simple practical exam, बट वो एग्जाम की जो प्रिपरेशन चल रही होती है अंदर यहाँ लाइक कि ठीक है आपको जाके एग्जाम देना है, अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो यू कैन नॉट एक्ट एज अ नर्स। दैट स्केयर इनसाइड योर हेड, दैट कैन बी अ लिटिल चैलेंजिंग, बट उसके अलावा एवरीथिंग वाज फाइन। थैंक यू, वेल एक्सप्लेन्ड। सो नाउ मूविंग टू माय लास्ट क्वेश्चन। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाई यू चोज यूके, एंड आप मेरे व्यूअर्स को मतलब रिकमेंड करोगे यूके आना फॉर लाइक जॉब एज अ नर्स? Personally, I chose UK because I'm a very random person and I wanted to explore. Secondly, I would obviously recommend everyone to try it once at least in their life. Um, Salary is obviously much better than India. I'm not gonna lie. You can save a lot. It's really good. And इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के लिए काफी अच्छी जगह है ये, तो एक ना एक बार तो सबको ट्राई करना चाहिए यहाँ पे आके। Okay, thank you, Yankita. And thank you so much to doing this video with me. I'm so grateful to you, really. Thank you so much for calling me. It's always pleasure to talk to you. Okay, thank you. So I hope guys that you like this video. If you like this video, then please like, share, and subscribe to my channel for more such videos. So I will see you super soon in my next video. And मैं अपने social media handles like अपना और यंकिता का मैं नीचे दे दूंगी description box में, in case आप check out करना चाहो. तो bye bye and take care. Bye.